सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट हम कर रहे हैं। सेक्शन 6 में देखो क्या है, और ये हमारा ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का लेक्चर नंबर 3 है। वैसे 2 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है। सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट लेक्चर नंबर 3 क्या बोलते हैं देखो। सेक्शन 6 में देखो, पहले एक जनरल रूल सुनो। गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि सब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकें ताकि दूसरों को भी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो इसलिए कभी भी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहती। तो ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये जनरल रूल है। लेकिन इस एक्ट में या अगर किसी और लॉ में अगर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो फिर आप उस वे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी। तो जनरल रूल है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ए जनरल रूल, लेकिन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन या इस एक्ट में भी दी हुई है और किसी और लॉ में भी हो सकती है। तो सेक्शन 6 में कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं और केस बताए गए हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इन जनरल प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, बट देयर आर एक्सेप्शन अंडर दिस एक्ट और देयर में बी एक्सेप्शन अंडर एनी अदर लॉ। तो अब सेक्शन 6 में हम वो बात पढ़ते हैं, वो केस पढ़ते हैं जहाँ पे बताया हुआ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कौन कौन से केस हैं। तो एक्सेप्शन नंबर 1 है स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी क्योंकि आप उसके लीगल हायर हो, अभी आई नहीं प्रॉपर्टी, बस ये चांस है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। चांस ऑफ हेयर अपेरेंट बोलते हैं इसको, चांस ऑफ हेयर अपेरेंट, कि आप लीगल हायर हो, उसके मरने के बाद आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। सिर्फ इस बेसिस पे आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस एक्सपेक्टेशन के बेस पे। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ लीगेसी। लीगेसी में क्या है, पहले तो आप ये सोच रहे थे कि हाँ मैं लीगल हायर हूँ इसलिए आ जाएगी, अब आप लीगल हायर भी नहीं हो, बस आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई बंदा अपनी विल में आपके नाम पे प्रॉपर्टी करके चला जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है, इसको बोलते हैं लीगेसी। और इस बेस पे भी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बंदा अपनी विल में मेरे को प्रॉपर्टी करके चला जाएगा, इस बेस पे, इस एक्सपेक्टेशन के बेस पे भी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आप लीगल हायर हो या एज ए लीगेसी आपको लग रहा है कि कोई विल में आपके नाम प्रॉपर्टी कर जाएगा, इस बेस पे आप अपनी प्रॉपर्टी, आप वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो प्रॉपर्टी आई नहीं है। या अदर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने अभी काम नहीं किया, बट फ्यूचर में वो जो काम करेगा उस पर जो वेजेस आएंगे, वो एक्सपेक्टेड वेजेस जो वो फ्यूचर में कमाएगा, उस चीज़ को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ऐसे ही एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर अभी फल नहीं है, फ्रूट नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन है कि उसके ऊपर फ्रूट आ जाएंगे, और इस एक्सपेक्टेशन के बेस पे आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये अदर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर हो गई। तो स्पेस सक्सेशन पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी सपोज करो किसी को किराए पे लीज़ पे दी गई है, और आपने कंडीशन, एक क्लोज रखा है कि अगर आप लीज़ की टर्म एंड कंडीशन तोड़ते हो तो ओनर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा, आपसे जो लीज़ दे रखी है, रेंट पे आपको लीज़ दे रखी है, वो वापस ले लेगा। तो ये राइट है। अब इस राइट को, क्या राइट, कि अगर जो किराएदार है वो अगर ब्रीच करता है टर्म एंड कंडीशन का, तो ये जो राइट ऑफ री एंट्री है ओनर का कि अपनी लैंड वापस ले लेगा, इस राइट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता अकेले। हाँ, ये हो सकता है कि जो ओनर है जिसने लीज में प्रॉपर्टी दी है, वो प्रॉपर्टी किसी और को अगर बेच रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा है तो उसके पास वो जो राइट है, राइट ऑफ री एंट्री वाला, वो भी चला जाएगा। यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको किराए पे दी और एक कंडीशन डाल दी कि अगर आप लीज़ की टर्म एंड कंडीशन वॉयलेट करोगे तो ये प्रॉपर्टी में मेरे पास वापस आ जाएगी, मैं वापस ले लूँगा अपनी प्रॉपर्टी, लीज़ खत्म हो जाएगी। ये राइट ऑफ री एंट्री है। अब ये राइट ऑफ री एंट्री मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा हूँ तो उसके साथ ये राइट भी चला जाएगा। ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब क्या है। ईजमेंट का मतलब होता है आप अपनी लैंड को इंजॉय करने के लिए आप अपनी लैंड का अच्छे से इंजॉयमेंट कर सको, इसके लिए आप किसी और की लैंड का को आप यूज़ कर सकते हो। यानी अपनी लैंड का अच्छे से बेनिफिट उठाने के लिए आप दूसरे की लैंड को यूज़ कर रहे हो,
इसको बोलते हैं ईजमेंट, और ये आपका राइट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो घर है वो बिल्कुल किसी और के घर के साथ में अटैच है। अब आपको अपने घर से निकलकर वो जो साथ वाला है उसकी लैंड पे से होके जाना पड़ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये जो दूसरे की लैंड पे से आपको जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आपको बेनिफिट लेना है अपने घर पे रहने का, नहीं तो आप अपने घर पे रह नहीं पाओगे। तो अपने घर पे रहने का यानी अपनी लैंड का एंजॉयमेंट के लिए आप दूसरे की जो लैंड है उसका यूज़ कर रहे हो। ये जो दूसरे की लैंड का यूज़ करना हुआ ये आपका हुआ ईजमेंट राइट, और जो आपको एज पर लॉ मिलता है। आपकी अपनी लैंड का जो बेनिफिट उठाना है आपको, उसके लिए आप दूसरे की लैंड का यूज़ कर रहे हो, इसको बोलते हैं ईजमेंट राइट। अपनी जो खुद की लैंड है जिसका आपको बेनिफिट उठाना है उसको बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट हेरिटेज। और अपने डोमिनेंट हेरिटेज का बेनिफिट लेने के लिए आप दूसरे की लैंड को यूज़ कर रहे हो, तो वो दूसरे की लैंड को बोलते हैं सर्विएंट हेरिटेज। क्लियर है? अब आपके पास ये राइट है कि भाई आप इस घर में रहते हो तो साथ वाले घर की लैंड को क्रॉस करके आपको निकलना पड़ता है, तो आपके पास वो ईजमेंट राइट है, आप दूसरे की लैंड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो राइट है ये आप किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपना घर बेच रहे हो तो वो जो घर खरीद रहा है उसके पास ऑटोमेटिकली ये ईजमेंट का राइट भी आ जाएगा। अकेले ईजमेंट राइट आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। डी पॉइंट में आ जाओ, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी मान लो मिस्टर बी को दी है कि भाई आपकी सिस्टर की शादी है, आप इसको यूज़ कर लो अपनी सिस्टर की शादी के लिए, कोई गेस्ट वेस्ट आए तो रुकवा लेना, बस इस पर्पज़ के लिए दी है। तो अब ये जो पर्पज़ है जो मैंने जिस बी को अपनी उसकी सिस्टर की मैरिज के लिए और गेस्ट रुकवाने के लिए अपना घर दिया है, ये राइट मिस्टर बी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। क्लियर है? इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस ये न्यू एडिशन अमेंडमेंट के साथ हुआ था। फ्यूचर मेंटेनेंस अगर मान लो सपोज करो कोई एक है उसको लॉ में या कैसे भी एक फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट मिलता है कि वो उसको फ्यूचर मेंटेनेंस मिलेगा, अपने पति से मिलेगा फ्यूचर मेंटेनेंस, अपनी प्रॉपर्टी अपने पति की प्रॉपर्टी में से मिलेगा, या कैसे भी फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है किसी के पास। तो वो जो राइट है फ्यूचर मेंटेनेंस का जो उसको मिलेगा वो अपने राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट पर्टिकुलर उस इंसान के लिए ही है, तो उसको खुद ही यूज़ करना चाहिए। वो अपना फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपके पास कोई राइट है फ्यूचर में मेंटेनेंस लेने का कि आप मेंटेनेंस लेते रहोगे, तो उस मेंटेनेंस फ्यूचर जो राइट ऑफ मेंटेनेंस आपका वो अपना ट्रांसफर नहीं कर सकते। लो साफ साफ मना करता है। मेयर राइट टू स्यू। मेयर मतलब ओनली राइट टू स्यू, मतलब अगर ब्रीच ऑफ अगर कॉन्ट्रैक्ट का किसी ने ब्रीच कर दिया, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस सामने वाले पर्सन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास राइट है ना केस करने का, राइट टू स्यू है। ऐसे अगर किसी ने आपके साथ टोट कर दिया तो आपके पास डैमेजेस मांगने का राइट है कि केस करके डैमेजेस मांग लूँ। ये जो आपका राइट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आप केस कर सकते हो, या किसी ने टोट किया तो आप डैमेजेस मांगने के लिए स्यू कर सकते हो। ये जो राइट टू स्यू है ये किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आपका खुद का राइट है। ऐसे होने लगा तो फिर झूठे झूठे मामले तो और ज़्यादा फैलने लग जाएंगे। ठीक है, तो लॉ इन चीज़ों को अलाउड नहीं करता। अगर आपका राइट है स्यू करने का तो आप ही करोगे। राइट टू स्यू आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आप अपना राइट टू स्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर एफ और जी पॉइंट हम एक साथ बता रहे हैं। पब्लिक ऑफिस और पब्लिक ऑफिसर की सैलरी वगैरह। तो अगर आपके पास कोई पब्लिक ऑफिस है, आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, तो आप अपना ऑफिस किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको कोई सैलरी पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट से, तो वो आपके पास जब आ जाएगी तब आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट जब तक वो गवर्नमेंट के हैंड में है तब तक आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। एच पॉइंट पे आ जाओ। एच पॉइंट पे पहला पॉइंट है ट्रांसफ़र अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, ट्रांसफ़र अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि ऐसी कोई चीज़ जो नेचर ने हमें दी है जिस पे किसी का राइट नहीं है, जो कोई ओन नहीं करता, तो आप उस चीज़ को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे लाइट, लाइट, पानी, वाटर, एयर, सी वगैरह, ये सब। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी और वो जो पानी गवर्नमेंट देती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जो सी, वाटर, एयर और लाइट वगैरह है, ये किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें दो वर्ड हैं, रेस कॉम्यून्स और रेस न्यूलीज। रेस कॉम्यून्स का मतलब है जो किसी को बिलोंग नहीं करती, और रेस न्यूलीज का मतलब है जो कोई ओन नहीं करता, वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा है ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो और आप बदले में आपको अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी अनलॉफुल
ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन के बदले में आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लीगली डिस्क्वालीफाइड ट्रांसफरी। अगर कोई लेने वाला आपकी प्रॉपर्टी, आप जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो वो, यानी वो जो ट्रांसफरी है, अगर वो लीगली डिस्क्वालीफाइड है एज पर लॉ, तो आप उसको भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्ट का सेक्शन 136 कहता है कि जो जज हैं या एडवोकेट हैं वो एक्शनल क्लेम को नहीं ले सकते, दे कैन नॉट टेक एक्शन क्लेम्स। तो अगर आप कोई भी जज को या एडवोकेट को एक्शन क्लेम ट्रांसफ़र करता है तो वो लीगली वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जज और एडवोकेट लीगली डिस्क्वालीफाइड ट्रांसफर ही माने जाएंगे। एक्शन पे क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट, मतलब मैंने अगर किसी और से पैसे लेना है 5 लाख, तो ये मेरा एक्शन में क्लेम है। अब ये जो 5 लाख का अमाउंट का जो मेरा राइट है, ये मैं जज साहब को या किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ जो लीगली डिस्क्वालीफाइड है। नेक्स्ट है टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब ये जो लास्ट पॉइंट है आई, इसमें देखो क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर आप टेनेंट हो और आपके पास जो टेनेंसी है वो नॉन ट्रांसफरेबल नेचर की है, यानी आप टेनेंट हो और आप अपनी टेनेंसी को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एज़ पर एग्रीमेंट, तो वो टेनेंट अपनी टेनेंसी आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। दूसरा है अगर कोई फार्मर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस एस्टेट पे उसने लैंड रिवेन्यू पे नहीं कर रखा, डिफ़ॉल्ट कर रखा हुआ है, तो वो जब तक डिफ़ॉल्ट सबसिस्टिंग आएगा तब तक वो फार्मर अपनी एस्टेट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही कोई एस्टेट है जो कोर्ट ऑफ वार्ड के पास में जिसकी मैनेजमेंट है, उस स्टेट को अगर कोर्ट ऑफ वार्ड ने किसी लेसी को लीज पे दिया है तो वो जो लेसी है वो आगे उसको फर्दर किसी और को लीज पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यानी एक लेसी है, एक एस्टेट है जो कोर्ट ऑफ वार्ड के मैनेजमेंट में है और अब वो लीज पे किसी को दी जाती है, तो वो जो लेसी होगा वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता आगे। क्लियर है? तो ये सब सेक्शन 6 था। एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना तो आपको थोड़ा सा जो मैंने बोला वो समझ में आ जाएगा। तो एक बार बेरेक्ट पढ़ना सेक्शन 6, उसके बाद ये जो मैंने सारे पॉइंट सेक्शन 6 के कवर किए उसको सुनना, 2 बार वीडियो सुनना, तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।